वेलकम टू एनएस लर्निंग। स्टूडेंट्स की क्वेरीज है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, एज क्या रहेगा। तो आइए जान लेते हैं इन बातों के बारे में। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की जो वैकेंसी निकलने वाली है, उपभोक्ता भंडारों में जो वैकेंसी निकलने वाली है उसके बारे में। और यहाँ पर कुल पदों की संख्या जारी कर दी गई है, वो कितने हैं? 800 पद हैं। आवेदन की प्रक्रिया चालू होने वाली है, तो अभी से आप लोग देख सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकें। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीनियर मैनेजर के बारे में। तो जैसा कि नाम से प्रतीत है कि जो सीनियर मैनेजर है उसको ओनली ग्रेजुएट डिग्री से काम नहीं चलने वाला है। आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। किस में होना चाहिए? इन बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर MBA डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन में आपको ज़रूर एलिजिबल होना है, ठीक है। सो सीनियर मैनेजर में आपको या तो MBA चाहिए या फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। साथ ही ग्रेजुएट आप होने चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, उसकी कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। सो ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए, क्लियर हो गया है सीनियर मैनेजर। नंबर 2 पर आता है मैनेजर। मैनेजर में MBA मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप यदि ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप आवेदन कर सकते हैं मैनेजर पोस्ट के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ कंपलसरी है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक की किसी भी पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज कंपलसरी है। थर्ड पोस्ट है अपनी बैंकिंग असिस्टेंट वाली, ठीक है। तो बैंकिंग असिस्टेंट के लिए आपको सेम जो मैनेजर के लिए है वही ग्रेजुएट होना जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप बैंकिंग असिस्टेंट पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशंस। अभी हमने 3 पोस्ट के बारे में देखा। एक देखा था सीनियर मैनेजर, ठीक है, एक देखा था मैनेजर, और एक देखा है हमने बैंकिंग असिस्टेंट। तो ये जो पोस्ट है ये तो फिक्स है कि ये होगी ही होगी, जैसा कि सहकारिता विभाग द्वारा घोषणा हो चुकी हैं। लेकिन यदि वहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामर की भी भर्ती आती है तो उसके लिए भी आप लोग एक बार क्वालिफिकेशन देख लीजिए कि यदि आप BE-BTech हैं और वो कौन से सब्जेक्ट में है। CS कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये सभी लोग क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही यदि आपके पास MCA है या फिर MSc है इन CS कंप्यूटर साइंस एंड MSc है आपके पास IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास में, यदि ये नहीं है तो दूसरा 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मीन्स PGDCA है आपके पास में, ये विद MSc, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, विद MSc है, प्लस होना चाहिए ये, तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आवेदन कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए, यदि आप ग्रेजुएट हैं और इनमें से कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, ये तो इन सब्जेक्ट्स में यदि आप ग्रेजुएट हैं और साथ ही आपके पास में डिप्लोमा है 3 ईयर का इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास में कि आप ग्रेजुएट डिग्री इन सेम सब्जेक्ट्स हैं और साथ ही आपने क्या किया हुआ है? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले रखी हैं MCA या फिर MSc कंप्यूटर साइंस में या फिर MSc IT है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी चीज़ों के साथ में आपके पास क्या होना चाहिए? एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो कितने साल का है? 1 ईयर, ओनली 1 साल का आपके पास इन फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि इसमें बता रखा है, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, इम्प्लीमेंटेशन में हो, ऑपरेशन में हो, इन एडिशन टू द अबव एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। तो आपके पास में क्या होना चाहिए? एक साल का एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या कंपलसरी है कि आपको नेटवर्किंग और RDMS का जो है नॉलेज होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। देखिए ये जो इसमें एज लिमिट है अच्छी खासी ही मिलेगी आपको, बिल्कुल, क्योंकि इसमें मैनेजर लेवल है, सीनियर मैनेजर हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 18 से 40 वर्ष जो है वो इसकी एज लिमिट रहेगी। और अदर जो कैटेगरीज होती है जनरली जिसमें छूट होती है अलग अलग कैटेगरीज को, वो तो रहेगी ही, ठीक है। साथ ही साथ जो नॉर्मल एज लिमिट की बात करें तो अभी आपकी जानकारी के लिए ये ठीक रहेगा कि 18 से 40 तक आप मान कर चलिए।
अब आते हैं हम सैलरी स्ट्रक्चर पर। सबसे ज़्यादा जो है लोगों को यही होता है कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। बिल्कुल आप इतनी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है और आपको कितनी सैलरी तो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले सीनियर मैनेजर की बात करते हैं हम। यहाँ पर जो पे स्केल है वो कितनी है, 22,000 से 49,000 के लगभग ये आपकी पे स्केल इसमें रहेगी। तो हम यदि इंटेक्स सैलरी की बात करें तो ये करीब पड़ जाती है 60 से 70,000 के बीच में, ठीक है। इसी प्रकार से मैनेजर की जो पे स्केल होगी वो 17 टू 45 के बिटवीन रहेगी। और यहाँ पर आपकी इंटेक जो सैलरी होगी मंथली सैलरी वो कितनी हो जाएगी, 50 टू 60 के, यानी कि 50 से 60,000 आपको यहाँ पर मैनेजर पोस्ट पर सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब फिर हम आते हैं बैंकिंग असिस्टेंट पर। तो जो बैंकिंग असिस्टेंट का पे स्केल है वो है 8,910 से 41,870 और यहाँ पर करीब 25 से 30,000 जो हैं उन्हें इंटेक सैलरी मिलती है पर मंथ। तो इस प्रकार से आप जान गए होंगे 60 से 70, 50 से 60, 25 से 30 ये जो सैलरी है थोड़ी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट तो सेम रहती है, लेकिन हो सकता है कि एक दो डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी कम हो जाए। जैसे कि 2019 के सैलरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो टोंक जिले के अंदर ये थोड़ी कम रहती है, अदरवाइज सारे जिलों के अंदर ये लगभग यही रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप जान लीजिए प्रोबेशन पीरियड के बारे में। तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो कितने साल का रहेगा, तो ये रहेगा 2 सालों का प्रोबेशन पीरियड। और यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा अलावेंसेस वगैरह नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, पूरे 2 साल तक फिक्स जो है अमाउंट ही मिलेगा आपको, ओके। तो होगा क्या, कोई भी एक्स्ट्रा जो बेनिफिट हैं अलावेंसेस हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका पीएफ तो डिडक्ट वहाँ पर होगा।